तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गौरव भी आ चुके हैं। कल हमने 2 राइटर के बारे में पूछा था, वहीं से दोबारा से शुरू कर लेते हैं, तुम्हारा फिर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद और निराला जी के बारे में। तो निराला जी का जो उपनाम है वो क्या है, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से स्टार्ट करते हो। निराला जी को क्या बोला जाता है, महाप्राण भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म बताओ कहाँ पे हुआ था और कब हुआ। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 1896 में हुआ था, पश्चिम बंगाल, हाँ मेदिनीपुर या मेदिनापुर। हाँ, मिदनापुर, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई है। 1937 में। नहीं, 37 में तो उनकी थी ये, है ना, प्रसाद जी जयशंकर की। प्रसाद में। हाँ, यह 1961 15 अक्टूबर। ठीक है, 1961। ठीक है, इनके जीवन पर डाक टिकट कब जारी हुआ है, निराला जी पर डाक टिकट। 96 ये में। 1970, हाँ 76 में, 76 में, 76। Yes, यानी 15 साल बाद हुआ उनके मृत्यु के। ठीक है ना। तो yes, एक साथ उसमें मिल जाएगा तुम्हें, ये पीडीएफ तुम्हें मिल चुकी होगी वो वाली, राइटर वाली, है ना, उससे देख लेना। yes, sir। नहीं मिली है तो व्हाट्सएप में भी दे देंगे, तो वहां से तुम एक साथ ही देख सकते हो, कभी भी फोन में खोल के भी देख सकते हो। सबसे अच्छा तो वैसे ये रहता है कि उसके हार्ड कॉपी में प्रिंट करा के ना, और फिर एक एक पेज को पढ़ लो, तो वो ज्यादा अच्छा है। Yes, sir। हाँ, तो उसमें ऐसी 50-60 पेज होंगे, तो उसको अगर करा लोगे, है ना, उसको निकलवा लोगे तो वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अभी इसमें एक कविता ऐसे पिछले एग्जाम्स में भी पूछी थी, जैसे अट रही है करके एक आया था ना उसमें, तो वो यहीं से इन्हीं की थी, वो निराला जी के ऑप्शन दिया था उसमें। हाँ जी। इनका अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, निराला जी का अपूर्ण उपन्यास। यह है चमेली। ठीक है, कल भी पूछा था ये वाला। जी सर। फिर आते हैं कि इन्होंने कौन सी निबंध या आलोचना लिखी है, तो वो थी रविंद्र कविता कानन, यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर है, उनका जो कविता संसार के ऊपर इन्होंने आलोचना भी लिखी हुई है। ठीक है, तो फिर जयशंकर प्रसाद जी का क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक आध। इनका जन्म कब हुआ, कल भी पूछा था हमने। 1889। हाँ, 1889 में हुआ था, वाराणसी। ठीक है। वाराणसी। हाँ, अब ये बताओ, पुरस्कार किस विधा में लिखा, जयशंकर प्रसाद जी ने पुरस्कार। कहानी। हाँ, ये कहानी विधा में लिखा हुआ है। ठीक है। प्रतिध्वनि तथा छाया, यह रचना किस विधा में है, कहानी है सर ये। कहानी है सर। ये भी कहानी है उनकी। अच्छा, फिर आ जाते हैं कानन कुसुम। ठीक है, ये बताना है तुम्हें कौन सी विधा है ये, कानन कुसुम, बभ्रु वाहन, ये महाराणा का महत्व, ये क्या है। ये सब काव्य संग्रह है। ये काव्य है सब। ठीक है, तो कविताएं लिखी है, क्योंकि ये छायावाद के प्रवर्तक है ना, तो काव्य ही इनका मुख्य विषय है। इसके बाद है जयशंकर प्रसाद जी का जो अधूरा उपन्यास है, कौन सा है, अधूरा उपन्यास। इरावती। लीलावती अधूरा उपन्यास है। अजातशत्रु, ये किस विधा में लिखा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। नाटक, ये तो नाटक। नाटक है। ये नाटक है। ठीक है, ठीक है। अब पंत जी के बारे में, सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। 1960 में। 1960। कला एवं बुढ़ा चाट के लिए। हाँ, कला और बूढ़ाचान, तो उनका क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है ये, कि दोनों पुरस्कार का भी ऑप्शन दिया था जब उसमें। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया पंत जी को। 1968। 1968 में। 1968।
हाँ, चिदम्बरा 68 के में दिया लिए। गया था चिदम्बरा के लिए। ठीक है। अच्छा, हिंदी में जो ज्ञानपीठ पाने वाले हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? जी शंकर कुरु। नहीं, सुभद्रानंदन पंत। पंत जी आ जाएंगे फिर, यही है ना हिंदी के लिए। ठीक है। और जो जी सर। कुरूप है उन्हें कब दिया गया था? 1965। उन्हें 1965 में दिया गया था, यानी कि हिंदी का जो शुरुआत है वो 68 से ही हुई है। ठीक है। अच्छा, जो ये साहित्य अकादमी दिया जाता है ये कितनी भाषाओं पे दिया जाता है? 24। 24। ये 24 में है। जबकि जो ज्ञानपीठ होगा वो प्रत्येक वर्ष एक को दिया जाएगा, और वो चाहे किसी भी उसका होगा। ठीक है। तो साहित्य अकादमी की तरह नहीं है, ज्ञानपीठ की हर बार हर भाषा में दिया जाएगा। तो कभी जिस भाषा में भी दे सकते हैं, जैसे कभी हिंदी का आ जाता है, कभी किसी और का आएगा, कभी किसी क्षेत्रीय उसके आ जाएंगे, है ना। लेकिन सबका अलग अलग होगा, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, पंत जी का जो जन्म है कब और कहाँ हुआ था? 20 मई 20 मई 1900। 1900 कौसानी। कौसानी। हाँ, कौसानी में हुआ था। अच्छा, फिर है आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को। हाँ। और उनके लिए कथन भी बोला गया था कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। निराला। हाँ। तो महादेव वर्मा को के लिए ये कथन महादेवा। बोला था कि ये हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती के समान है। तो ये निराला जी ने बोला था। ठीक है। तो ये जितने भी छायावादी थे ये महादेव वर्मा के भाई ही थे ये। और इन सबको जो महादेव वर्मा जो राखी बांधती थी, और उसमें से भी निराला जी के साथ उनके संबंध घनिष्ठ थे, है ना? तो उन्होंने ही बोला था। तो हिंदी के लिए फिर महिला में जब पूछा जाता है ज्ञानपीठ पाने वाली महिला, तब आएगा इनका नाम। ठीक है। कौन सी रचना के लिए इन्हें दिया गया था? यामा। यामा। रामा के लिए इनको मिला था। तो ये भी याद रखेंगे रचना का नाम, क्योंकि अब तो ये समग्र योगदान के लिए मिलता है, पहले एक एक रचना के लिए दिया जाता था। ठीक है। पंत जी को कौन सी रचना के लिए मिला था? चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए दिया गया था। तो ये छायावाद के जो चार राइटर हैं, देखो जयशंकर प्रसाद हो गए, निराला, पंत जी और महादेवी वर्मा। तो इसमें छायावाद के चार स्तंभ इन्हें बोलते हैं, और इसमें एकमात्र महिला महादेवी वर्मा है ना। और जयशंकर प्रसाद जी हो गए प्रवर्तक। तो ये चारों का एक ग्रुप है छायावाद के लिए बना हुआ, और इसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न इसमें निकल ही जाता है। और इसमें से भी जो सुमित्रानंदन पंत है वो उत्तराखंड से, और उत्तराखंड से जो राइटर आते हैं उनमें से एकमात्र वो ज्ञानपीठ वाले भी है, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ये चारों राइटर के बारे में कल फिर से सुनेंगे। ठीक है। इन चारों का ही पढ़ लेना एक बार अच्छे से, और थोड़ा और डीप क्वेश्चन कल पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं उत्तराखंड का जो टॉपिक हमने किया था वो था इतिहास वाला। ठीक है, ऐतिहासिक अध्ययन। तो उसमें चलते हैं अब। ठीक है, कितना तुमने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा है? अच्छा, तो सबसे पहले बताओगे कि अकबर के समकालीन कौन सा राजा था परमार वंश से था? अकबर के समकालीन। सहजपाल। सहजपाल। सहजपाल जी, जिसे वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया भी कहा गया था। कुमाऊं में कौन सा राजा अकबर के समकालीन था? रुद्रचंद। रुद्रचंद। तो ये आ जाएगा रुद्रचंद। अच्छा, किस परमार राजा के द्वारा दूसरे राजाओं के पास राजदूत भेजने की परंपरा शुरू की गई थी? बलभद्र शाह। हाँ, बलभद्र जो थे 43वें राजा। तो वहां से ये इन्होंने परंपरा शुरू की, और शाह की उपाधि लेने वाले भी ये है। ठीक है। तो ये जो उपाधि दी गई थी किसके द्वारा दी गई थी ये परमार राजाओं को? भलो लोधी। बहलोल लोधी। बहलोल। ये कहा जाता है कि बहलोल लोधी के द्वारा दी गई थी। ठीक है। वैसे इनके काल में काफी अंतर है, तो माना यह जाता है कि उन्होंने परमार वंश के राजाओं को ये उपाधि दी थी, लेकिन ये बलभद्र शाह के समय से लगी फिर ये। ग्वालदम का एक युद्ध हुआ था 1581 में।
उसमें बलभद्र ने किस चंद राजा को हराया? रुद्रचंद। रुद्रचंद को। ठीक है, तो फिर परमार वंश के एक और राजा आ गए 1591 से 1611। ये किसका समय है? मान- परमार वंश। मानसा। हाँ, तो 44वें क्रम के राजा आ जाएंगे। और इन्हें क्या बोला जाता है, उपनाम जैसे दे देते हैं? वो जो है इन्हें बोलते हैं गढ़भंजक। ठीक है, गढ़- गढ़ों को नष्ट करने वाले, है ना। गढ़भंजक अलग है और गर्भभंजक अलग है और गर्भभंजक। ठीक है, तो गर्भ वाले में कौन आते हैं? माधव सिंह। माधव सिंह भंडारी। माधव सिंह भंडारी। है ना? और गढ़भंजक यही हो गए। और गर्भभंजन में आ जाते हैं महीपति, पैसा। अपने दुश्मनों का गर्भ तोड़ने वाले। छठी हो गए 1591 से 1611। पूछ लेते हैं इसमें। ये किसने बोला था कि गढ़वाल के राजा सोने के बर्तनों में भोजन करते थे तथा धनवान थे? पियर्सी। ये विलियम फिंच ने लिखा है फोस्टर की बुक में। ठीक है, और फोस्टर की बुक का नाम क्या है? द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, याद रखना। ठीक है, द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। जितने भी शुरुआत में मतलब भारत आए लोग, उनका वर्णन है इसमें सारा। तो उसी में से एक फोस्टर राइटर जो था उसने लिखा है, और उसके बुक के अंदर विलियम फिंच का कोटेशन है। ठीक है, तो उसने बोला है कि गढ़वाल के राजा सोने के बर्तनों में भोजन करते थे तथा धनवान थे। मानसा के समय किस चंद राजा ने 7 बार आक्रमण किया था? लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद ने। सातों में वो क्या है, हार गया था और फिर 8वीं बार में जीता था। मानसा की प्रशंसा में किसने जो है मानवोदय लिखा था? मानवोदय काव्य। कवि भरत कवि। भरत। हाँ, भरत कवि। ठीक है, और जैसे हम मान और उदय करेंगे तो इसमें कौन सी संधि होगी मानवोदय में? मानोदय। गुण संधि। हाँ, ये गुण हो जाती है। ठीक है, मान धन उदय मानोदय। सूर्योदय। ठीक है, और रमेश सुरेश दिनेश राकेश, है ना, महर्षि, ये सब में क्या है? देवर्षि महर्षि। ये सब गुण संधि के उदाहरण है। ठीक है, नॉर्मली ट्रिक यही होती है कि एक मात्रा ऊपर आ जाती है इसमें, जब दो हो जाएगी तो वृद्धि संधि हो जाती है। वो हिंदी का जब टॉपिक चलाएंगे उसमें तुम्हें संधि व्याकरण वगैरह सब उसमें होगी। अच्छा, फिर है कि भरत कवि ने मानवोदय लिखा, तो भरत कवि को ज्योतिक राव की उपाधि किसने दी? भरत कवि को ज्योतिक राव, ये जहांगीर ने दी थी। ठीक है, मानशाह ने किसको स्वर्ण बाण कहा था, स्वर्णिम विजेता? कालू मेहर, वो सॉरी सर, कालू भंडारी। कालो भंडारी को बोला था। ठीक है, माधव सिंह भंडारी के पिता थे, कालो भंडारी को बोला। फिर है कौन से व्यक्ति थे जो बगुड़ी गांव टिहरी के थे और मानशाह के समकालीन, जिनके लिए गीत भी गाए जाते हैं? वो सर जीतू बगड़वाल। जीतू बगड़वाल, याद रखना है। ठीक है, जीतू बगड़वाल, जिनको जो है आंचरियां जो है लेगी थी। ठीक है, और उसमें सुना होगा आपने टिहरी में खैट पर्वत जो है, वहां पे अभी भी बोलते हैं परियों का देश, उसी नाम से वहां पे बोर्ड भी लगा रखा है गवर्नमेंट ने, है ना। जीतू बगड़वाल ने जो गीत गाए तो उनसे वो होके परियां उन्हें वहां खेत से ही लेके चली गई थी जब वो हल लगा रहे थे। तो ऐसे ऐसे भी घटना होती है, देखो कोई गीत गा रहा है तो उसे परियां लेके चली गई, तो उस जमाने की घटना है वो, है ना। फिर आता है कि कौन से वर्ष के युद्ध में जो है खतुड़वा मारा गया था? नगड़। मानसा सेनापति था, खतुड़वा मारा गया, और गैंडा था लक्ष्मीचंद की तरफ से, वो जीता था उसमें। वो 8वां युद्ध है। ठीक है, 7 में तो लक्ष्मीचंद हारा, 8वें में जीता। तो पैनागढ़ युद्ध बोलते हैं इसे, 1605 का पैनागढ़ का युद्ध। ठीक है, और कुआं में खतुड़वा उत्सव की भी शुरुआत हुई इसके बाद, तो यह याद रखना। गढ़वाल का तुगलक, फटाफट फटाफट बताते रहो। श्याम सा। श्याम शाह। हाँ, कितनी रानियां सती हुई थी जब श्याम शाह की 60। मृत्यु के बाद? 60 रानियां सती हुई थी। तो सती प्रथा का एक मतलब स्पष्ट प्रमाण मिल रहा है परमार वंश में यहाँ पे। और सबसे प्राचीन जो है वो कौन से काल में मिलता है भारत में?
भानुगुप्त का एरण हाँ, अवली। एरण एरन अभिलेख जो है गुप्त काल का, तो वहां पे मिलता है। ठीक है, वो भी याद रखना है, सती प्रथा। और सती प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ भारत में? 1829। 1829। इसका भी आ जाएगा 1829। सती निषेध अधिनियम जो था वो लगाया गया था, उसकी कोई धारा थी, उसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, उसमें दे रखा है सारा, तो ये तुम्हारा जीएस का आ गया। तो यानी कि स्पष्ट प्रमाण मिल रहा है कि गुप्त काल से और 1829 तक तो ये प्रथा थी। ठीक है, और हो सकता है इससे पहले भी रही हो, लिखा ना गया हो। तो यानी कि भारत में बहुत लंबे समय, जब कोई प्रथा बहुत लंबे समय चलती है, चाहे वो कितनी भी गलत हो, तो उसको सही माना जाता है। तो धीरे धीरे लोगों की सोच बदलती है, अब लोग बोल रहे हैं कि हाँ सही किया, जो ये प्रथा बंद कर दी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आ जाता है कि किसने जो है श्याम शाह को एक घोड़ा हाथी उपहार में दिया था, और कौन सी पुस्तक में इसका उल्लेख है? तुझुके जहांगीर। जहांगीरनामा। तो इसके जहांगीरी में उल्लेख हुआ है, तो ये कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। वास्तु शिरोमणि की रचना? जटारा। वास्तु शिरोमणि ग्रंथ इन्हीं के जो गुरु थे, गुरु शंकर देव ने लिखा था। हाँ जी सर। उनकी संतान प्राप्ति के लिए वो उन्होंने रचना की थी। ठीक है, लेकिन श्याम शाह तो क्या थे, निसंतान रहे वो हमेशा। फिर गढ़वाल का चाणक्य? पुरिया ने था। प्रियनाथन। परमार वंश में सर्वाधिक जो शासन रहा वो किसका रहा 55 वर्षों का? प्रदीप शाह। प्रदीप शाह। प्रदीप का रहा ये। प्रदीप शाह ने किस चंद राजा की मदद के लिए जो है 3 लाख कल्याण रुपए चंद्र दिए थे? चतुर्थ। कल्याण चंद चतुर्थ की मदद करने के लिए 3 लाख रुपए दिए थे रोहिलों को, ठीक है, ताकि रोहिल। वहां से चले। रामायण प्रदीप की रचना? मेधाकर शर्मा। मेधाकर शर्मा। ठीक है। ठीक है, तो पक्षाघात के द्वारा पैरालिसिस से प्रदीप शाह की बाद में मृत्यु होगी। गढ़वाल में ज्योतिषाणी कांड की घटना हुई थी, वो किस राजा के समय हुई है? जब हर्षदेव जोशी ने जयकृत शाह। गढ़वाल के कई जयकृत हिस्सों पर शाह। हमला किया था, जयकृत के समय हुई है। तो 1785 की घटना है, इसे जोशियाणी कांड के नाम से बोलते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र को पे मतलब हमला किया और लूट लिया उस चीज उस जगह को। 1786 का रोहिले गुलाम कादिर का हमले को बोला जाता है रक्त रंजित क्रांति। ठीक है, और 1786 में ही कहाँ पे मृत्यु हुई है जयकृत की, पूछ सकते हैं ये? देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में उन्होंने रोहिलों से बचने के लिए शरण ली थी और वहीं पे मृत्यु हो गई, तो ये याद रखना है। और एक और क्वेश्चन ये आ जाता है कि किसने रघुनाथ मंदिर में घंटी जो है चढ़ाई थी? अभी भी वहां पे घंटी पे लेख है राजा का, सहजपाल। सहजपाल का लेख मिलता है वहां पे। ठीक है, 51वीं 52वीं अकाल गढ़वाल के इतिहास में बोला जाता है, 51वीं 52वीं अकाल। 1795। हिस्ट्री वाला चैप्टर थोड़ा लंबा चलाना पड़ेगा हमें, सुनने में ही इसका रिवीजन तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, आज हम परमार का कर लेंगे केवल, जी सर। कल दूसरा कर लेंगे, तो 2-3 दिन में, 3-4 दिन में हिस्ट्री हो जाएगी इसकी। 51वीं 52वीं जो अकाल की घटना है, कौन से परमार राजा के समय हुई है? प्रदीप प्रद्युमन शाह। प्रद्युम्न के समय हुई है। ठीक है, तो 1794 वैसे इसका ईयर आता है, लेकिन संवत के हिसाब से 1851-52 है, तो संवत के कारण ही इसका नाम आया। जैसे 80 साला बंदोबस्त है, वैसे 1823 का है ट्रेल का, पर संवत के हिसाब से वो भी 1880 हो गया, तो उसका भी नाम संवत के कारण 80 साला रखा था। और यहाँ भी 51वीं 52वीं संवत के कारण नाम रखा। ठीक है, विक्रमी संवत ले रखा है, तो प्रद्युम्न याद रखना है। फिर है गढ़वाल के इतिहास का जो भूकंप आया था 9 तीव्रता का, एकमात्र भूकंप है 9 तीव्रता का दर्ज किया गया 1803 बद्रीनाथ। 1803, 8 सितंबर 8 सितंबर 1803। तो जब से ये रिक्टर स्केल के पैमाने से नापना शुरू किया लगभग 200 साल से, तो ये सबसे बड़ा भूकंप दर्ज किया गया है ना। अभी आज के ही न्यूज़पेपर में वो रिपोर्ट आई है कि जोशीमठ जो है 5.5 सेंटीमीटर के लगभग
पिछले 12 दिन में नीचे गया है, मतलब तो ये इस दर से जा रहा है, तो उनका ये बहुत ही चिंताजनक है। अगर इसी हिसाब से वो हो रहा तो सभी का पलायन करवा के और वो नगर मतलब 30-40 सेंटीमीटर भी हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा इतने में, है ना। 5 सेंटीमीटर में केवल क्या है कि लोगों को इतना फर्क पड़ा और लोगों के घरों में काफी दरारें आ गई, है ना, घर रहने लायक जी नहीं रहे। सर, घर तो टूट गए हैं इतनी सर। तेजी से हो रहा है, जमीन वहां पे धंस रही है। तो वो काफी 10-12 संस्थाएं लगाई हुई थी तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तो हिमालय जैसे क्षेत्रों में जो संवेदनशील है, खासकर उत्तराखंड जैसे, जहाँ के पहाड़ भी मतलब इतने कठोर चट्टान वाले नहीं है, तो वहाँ वैसे धारणीय विकास वाली पद्धति की जरूरत होती है कि जो प्रोजेक्ट चले वो पर्यावरण को ध्यान में रख के हो। ठीक है, लेकिन एक कहावत यहाँ के लिए, जैसे एक टर्म आता है ना कि लो हैंगिंग फ्रूट, वो वाला सुना होगा तुमने। ठीक है, कुछ फल ऐसे होते हैं ना जो नीचे लटके हुए हैं, पके हुए हैं, हर कोई उन्हें तोड़ना चाहता है। तो जब भी योजना बनती है कि भाई उत्तराखंड में ज्यादा बिजली परियोजना लानी है, डैम बनानी है, सुरंग बनानी है, तो दिल्ली में योजना बनती है और दिल्ली के लोग सोचते हैं कि हम इसका ठेका प्राप्त कर लेते हैं, है ना। मान लो किसी ने 20 लाख में ठेका ले लिया तो उसे ये थोड़ी चिंता है कि मैं इस काम को इस ढंग से करूं कि यहाँ के लोगों को और पर्यावरण को समस्या ना हो, तो वो अपना फटाफट से खुदाई करके और सरकार से 20 लाख रुपए लेके चला जाएगा। ठीक है, फर्क पड़ेगा बाद में। तो वो कह रहे कि यहाँ सब बिजनेसमैन के लिए कमाई का साधन हो गया, लेकिन इसका जो इफेक्ट आ रहा है, और जो 2-4 लोग रहते हैं बोलने वाले, उन्हें चुप करा दिया जाता है ना। कोई आरटीआई वाला है या अभी वैसे बड़े बड़े लोग तो रहे भी नहीं अब। तो ये बड़ी समस्या होगी उत्तराखंड के लिए। और सरकार बोल रही है कि देखो 1.5 लाख रुपए उनको दिया जाएगा, है ना, एक एक फैमिली को। तो 1.5 लाख रुपए क्या होता है, वो सरकार की जिम्मेदारी सर कम से जिसका कम घर बीस ही तीस टूट लाख गया होगा। 20-30 लाख रुपए मिलनी चाहिए। एक तो व्यक्ति का वो इमोशनल वो भी होता है, ठीक है, जहाँ व्यक्ति पैदा हुआ, सब कुछ रहा और वहां से उसको वो भी जाना भी है ना। और 1.5 लाख रुपए क्या है, उसमें से कितने दिन चलेंगे उसके, है ना, कहाँ रहेगा वो। जी तो सर। ये उसकी स्थायी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम रिस्क तुम ही ले रहे हो, जब पता है कि उत्तराखंड में पर्याप्त जल विद्युत हमने शुरू कर दिया है, तो अब और क्या जरूरत है। तो तुम ये जो उरेडा वाला है उसको करो, सोलर वाला करो, जो सेफ वाला है उसको करो केवल, है ना, जिसमें कोई हमें ड्रिलिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना है। लेकिन वही वाला होता है कि ऊपर से जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनका भी प्रेशर होता है कि ऐसे परियोजना निकालो जिसमें हमारा बेनिफिट हो। और वो तो निकल जाते हैं और बाद में फिर वही क्या है कि आपदा बन के आता है। कभी कुछ सालों बाद टूट सकता है, कोई झील टूट जाती है, कोई ग्लेशियर खिसक रहा है कुछ। हिमालय के ग्लेशियर भी क्या है, धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं, तो ये भी अध्ययन हो चुका है ना। जिस तरह से यहाँ के पर्यावरण और इकोलॉजी को मतलब खराब किया जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक बात है। इसका फर्क मतलब जरूर नहीं कि अभी आएगा, हो सकता है 10-20 साल बाद, 30 साल बाद इसका आए। इसीलिए देखो, जब टिहरी बांध की शुरुआत हुई थी तभी से ये जो थे बहुत सारे, तुमने पढ़ा होगा कि उसके बांध विरोध समिति के वो थे, विद्यासागर नौटियाल थे उसके, और सुंदरलाल बहुगुणा ने भी कई दिन काम रुकवाया था। ठीक है, अब है क्वेश्चन अगला, मूरक्राफ्ट टिहरी में कब आया। मूरक्राफ्ट एक ब्रिटिश 1820। पर्यटक 1820, 6 फरवरी 1820 को। और सुदर्शन साहब को कला विनों का शिरोमणि की संज्ञा भी दी गई थी। ठीक है, गढ़वाली में सुदर्शन साहब ने कौन सी रचना की थी, गढ़वाली में। गोरखवाणी। गोरखवाणी। गढ़वाली, पहली गढ़वाली रचना इसी को बोलते हैं। और सभासार ग्रंथ किसमें लिखा था उन्होंने, सभासार ग्रंथ ब्रजभाषा। संस्कृत में। ब्रज भाषा। हाँ, ये था ब्रज में था, ये ब्रज भाषा, है ना। तो ये याद रखना है। कवि सूरत नाम से ये लिखते थे। अगर पूछेंगे कौन सा परमार राजा अपनी रचनाएं कवि सूरत नाम से लिखी है। विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया, रानी खनेती। और माता खनेती। इनकी रानी लिखी है, तो उनका ऑप्शन आएगा या इनका आएगा। सुदर्शन 1897 शाह। में टिहरी घंटाघर किसने बनवाया है, कीर्ति शाह। कीर्ति शाह का है। कीर्ति नगर का प्राचीन नाम क्या था, कीर्ति नगर से पहले नाम जब बिलोली। बसाने से बिलोली बिलोली गांव। गांव बोलते हैं, बिलोली गांव। हाँ।
कीर्ति शाह को किस वर्ष इंग्लैंड में 11 तोप की सलामी दी गई थी? 1900 1900 में इनको दिया गया था। कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी जिन्होंने 1892 में उन्हें गद्दी सौंपी थी? गुलेरिया टोची गुलेरिया यह राजमाता गुलेरिया, ठीक है, जिन्हें कुंदन देवी भी कहा जाता है। और 1886 से 1892 यानी 6 साल महारानी गुलेरिया ने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। उसके बाद वो अपने तपस्या के लिए चली गई थी। तो 1892 से कीर्ति शाह का समय माना जाता है, ठीक है। वैसे जो उनका समय 1886 से शुरू हो चुका है। फिर है नरेंद्र शाह की संरक्षिका, नरेंद्र शाह की बताओ। नेपोलिया नेपोलिया। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना ये भी इसी समय हुई है, 1934 में। तिलाड़ी कांड की घटना 30 मई 1930। 30 मई 1930, ठीक है। श्रीदेव सुमन कब शहीद हो गए थे? 25 जुलाई 1944। ये दो घटनाओं को कलंकपूर्ण घटना मानी जाती है। नरेंद्र शाह के काल की कलंकपूर्ण घटनाएं। 22 सितंबर 1950 को नरेंद्र शाह की मृत्यु हो गई थी और इन्होंने कई सारे काम किए। इनको गढ़वाल का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है। इन्होंने भी कुछ सड़कों का निर्माण किया था, जिस प्रकार से शेरशाह ने जीटी रोड वगैरह कई बड़े बड़े निर्माण कार्य करवाए। इस तरीके से कौन से विश्वविद्यालय में इन्होंने 1 लाख रुपये से जो है कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल शुरू किया था? कौन सा है ये? BHU, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वहां पे दिया था। और आज तक जो है स्कॉलरशिप दी जा रही है BHU के द्वारा। तो उस जमाने के उन्होंने 1 लाख रुपए वहां पे दे रखे हैं, ठीक है। और अपने फादर के यानी कि कीर्ति शाह के नाम से उन्होंने स्टार्ट किया था चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो उस जमाने का 1 लाख मतलब वो तो 100-150 करोड़ से ऊपर हो गया आज का। तो इतना रकम उन्होंने वहां पे दान की है। तो ये परमार वंश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए थे। और कल दूसरा वाला हिस्ट्री थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो कल हम चंद वाला, चंद का पढ़ लेना, चंद वंश का सारा, जी सर। ठीक है। अब आ जाते हैं संविधान में दोबारा से। तो आज हमने कहा था आर्टिकल वाला स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले जो संविधान का भाग 1 है उसमें क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। हाँ, संघ और राज्य क्षेत्र को ये परिभाषित करता है संविधान का भाग 1, ठीक है। अनुसूची 1 में भी यही है, अनुच्छेद 1 भी यहीं से प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले आ जाता है अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। इंडिया को यानी यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है। तो संघ राज्य क्षेत्र अलग हो जाता है, यहाँ पे बोला है राज्यों का संघ। तो अनुच्छेद 1 में तो यही है। अनुच्छेद 2 में क्या वर्णन है? अनुच्छेद 2 नए राज्य का निर्माण। नए राज्य का संघ, राज्यों के संघ में नए राज्य का प्रवेश कराना है या स्थापना करनी है, निर्माण करना है, तो आ जाएगा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। जैसे उत्तराखंड का गठन किया गया, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को लाया गया था। तो ये भी याद रखना है। तो कभी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देते हैं कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कब आया, यानी कि उत्तर प्रदेश को जब तोड़ा गया है, यानी उत्तराखंड की स्थापना के बारे में वो पूछ रहे हैं। फिर अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्यों की सीमा का निर्धारण। नाम सीमा परिवर्तन, ठीक है। तो इसके लिए कब आया था अधिनियम जिसके वजह से उत्तराखंड का बदला है? पुनर्गठन आयोग नहीं, जो उत्तराखंड का नाम आया है, उत्तरांचल से उत्तराखंड आया, वो कब आता? 29 राज्य पुनर्गठन आयोग 29 दिसंबर 2006 में अधिनियम 1 जनवरी 2007 को परिवर्तन का विधेयक आया था। जैसे लिखा हुआ है उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक कब आया? तो 2006 उसका सही आंसर है। 29 दिसंबर 2006। तो पहले जो ये उत्तराखंड PCS में भी ये क्वेश्चन पूछा था और वहां पे उन्होंने गलत कर दिया था, उन्होंने 7 दे दिया था आंसर की में।
तो काफी जी, 80-90 बच्चे जो थे वो बाहर हो गए थे, ठीक है, तो उसमें मेरा भी था। और फिर उन्होंने फिर कुछ बच्चों ने केस डाल दिया था, तो फिर वो हाई कोर्ट ने बोला कि उन सबको ही कंसीडर किया जाए। तो वो आंसर जब सही किया 2006 वाला, फिर से वो बच्चे कट ऑफ के दोबारा से अंदर आ गए। तो वो सही है मतलब। तो अगर तुम्हारा कोई आंसर सही रहता है और वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, तो तुम उसके लिए चाहे 6 महीने और लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, तो जो सही है वो सही है, तुम्हें उसका फल बाद में भी मिल सकता है। ऐसे बहुत बार हो चुका है। ठीक है, एक बार दरोगा भर्ती घोटाले में भी हुआ था। तो सर एक तो तो आयु तुम्हें 2014 पता नहीं होता है। एक एक दरोगा भर्ती, क्योंकि घोटाले तो उत्तराखंड का इतिहास और नियति रहा है ना, जिस प्रकार से वो है, जब से उत्तराखंड बना। जब पटवारी का पहला घोटाला हुआ तो वहाँ 1.5 लाख रुपए चले थे। ऐसे जब दरोगा भर्ती घोटाला 2004 हुआ, तो उसमें हमारे जो भाभी जी हैं, उनका नीलम पालीवाल नाम है उनका, अभी इंस्पेक्टर है उस समय। लेकिन उसमें वो बाहर हो गए थे, 7-8 जो गलत थी वो बाहर हो गई थी, क्योंकि पैसे वाले अंदर हो गए थे। तो उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया, और 5 साल बाद हाई कोर्ट ने आदेश किया कि इनको अंदर किया जाए, है ना, और उनको बाहर किया जाए, नकल वालों को। तो फिर उनका, तो वो बीएड वगैरह कर रहे थे, तो अचानक से उनकी कॉल आ गई कि आपका जो है सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो जब फेयर तरीके से काम था तो कभी ना कभी हो जाता है, देखो, अगर सही प्रक्रिया चलती है। तो आज के समय में वो इंस्पेक्टर में, अब उनका उसमें भी डीएसपी में भी प्रमोशन होने वाला है 2-3 साल के बाद, है ना, एलआईयू वो मिला हुआ है उनको। तो ये होता है, कभी जब तुमने सही किया हुआ है तो कहीं ना कहीं वो मिलेगा। तो उत्तराखंड में ये हमेशा ही रहा, मतलब ये आज का नहीं है कि घोटाला हो रहा है। तो ये पटवारी 2002-3 में हुआ, 4 में दरोगा में हुआ, 2015 के तुमने देखे होंगे 20 दरोगा सस्पेंड हो गए, है ना, 100 से ज्यादा पे जांच चल रही है। और जी सर। ऐसी उत्तराखंड में विडंबना है कि वो दरोगा चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी बने हुए थे। सोचो, वो महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हैं, किस पे केस चलाना है, किस पे नहीं चलाना है, क्या एफआईआर लिखनी है। ऐसे काम वो लोग कर रहे थे जो खुद पैसे लेके भर्ती हुए फर्जी तरीके से, है ना। तो ये सोच लो कि ये क्या स्थिति है। केवल वो एक उस वैकेंसी का नुकसान नहीं है, वो उसका नुकसान तो है ही, जो जिस बेरोजगार की सीट खाली, उसका तो एक बार नुकसान हो गया। और वो जीवन भर जो काम करेगा, वो अपने 20 लाख भी तो वसूलेगा ना। जो 20 लाख देके गया है, वो क्या सैलरी के भरोसे रहेगा? सैलरी से कम वसूल करेगा वो, बताओ। तो वो तो अवैध तरीके से वसूलेगा ही वसूलेगा, गलत काम उसे करने ही पहले पड़ेंगे। टारगेट होगा सर उसका। पहला टारगेट वही होगा कि 2-4 साल के अंदर अपनी रकम निकालो पहले तो। और उसके लिए वो ठेकेदारों से वसूलेगा, गाड़ी वालों से वसूलेगा, जितने भी पुलिस काम कर सकती है। तो जो सही बात है वो वही वाली बात है कि ऐसे ही है यहाँ पे। फिर अनुच्छेद जो है 4 में क्या होता है, अनुच्छेद 3 तक हो गया, है ना? कोई टॉपिक आ जाता है तो फिर हम वहीं चले जाते हैं। देखो फिर हाँ, अनुच्छेद अनुच्छेद 4 में 4। 2 और 3 को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। हाँ, बिल्कुल क्योंकि यही याद रखना कि 4 में कुछ ज्यादा लगी है, 2-3 की व्याख्या ये है, संसद द्वारा 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि को, ठीक है, अनुच्छेद 368 के अधीन लाके चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि 368 संशोधन करवाता है, लेकिन वहां पे नहीं कर सकते, है ना। जैसे कोई जी सर। दूसरा राज्य ये बोले कि उत्तराखंड क्यों, क्या तुमने उत्तरांचल से, दोबारा से वही कर दो, है ना। तो 368 में वो नहीं करवा सकते। एक बेरूबाड़ी करके मामला था, बेरूबाड़ी वाद, ठीक है। तो उसमें जो है, एक मिनट, आवाज आ रही है। ठीक है, एक बेरूबाड़ी बात था जिसमें कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिए गए थे। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था ऐसा? ये था अनुच्छेद 3, ठीक है, क्योंकि उसी में है ये नाम सीमा परिवर्तन जब जी किया, सर। तो पाकिस्तान के क्षेत्र उसको चले गए थे। तो बेरूबाड़ी बात का संबंध पूछा जाएगा, तो पाकिस्तान को उसके क्षेत्र सौंपे गए अनुच्छेद 3 का उपयोग करते हुए। तो ये तुम्हारा 1 से 4 में आ जाता है, ठीक है। फिर आता है संविधान का भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता। हाँ, नागरिकता यानी सिटीजनशिप का उल्लेख इसमें किया गया है,
ठीक है, अनुच्छेद जो 1 से 4 वहां तक हो गया, 5 से कहां तक आएगा? अनुच्छेद 4 से 11 तक का प्रावधान है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि कितने प्रकार से कोई नागरिकता प्राप्त कर सकता है। 5। ठीक है, 5 मुख्य प्रकार है। जैसे जन्म से, जैसे हमें मिली है तो हमने कोई उसके लिए अप्लाई नहीं करा ना, उसके लिए मेहनत की ना कुछ काम किया। कोई व्यक्ति जिसका जन्म जो है संविधान लागू होने जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है, ठीक है, भारत का नागरिक होगा। संशोधन अधिनियम 1986 बोलता है ये, ठीक है, क्योंकि उसके माता पिता तो पहले से रह रहे होंगे, है ना, तो इसलिए ये रूल रखा है। तो एक हो गया जन्म से, बाय बर्थ, तो हम सब ज्यादातर लोग बाय बर्थ ही होते हैं। फिर है वंश परंपरा से। वंश परंपरा में क्या हो जाता है कि वो पैदा होने वाला बच्चा पहले नागरिक तो नहीं था, लेकिन उसमें से माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक था पहले से। तो इसकी वजह से जो हेरिडिटी चली, अनुवांशिकता यानी वंश परंपरा के हिसाब से भी उसको भी मिल गया भारत की नागरिकता। ठीक है, जिसके इस संबंध में होगा तो वो अलग हो जाएगा। अब जिसके दोनों ही माता पिता भारत के नागरिक हैं तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर है पंजीकरण के द्वारा। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ है किंतु जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में रह रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ के मूल निवासी है पर अभी बच्चा जो है दूसरे देश में पैदा हुआ है, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बाय रजिस्ट्रेशन। या ऐसे राष्ट्रमंडल देशों में कॉमनवेल्थ के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं और भारत सरकार की कोई नौकरी करते हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ वाले, कॉमनवेल्थ वाली कंट्रीज वही है जो कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे। जैसे हम सुनते हैं राष्ट्रमंडल खेल, है ना, तो वो राष्ट्रमंडल के ग्रुप में वही कंट्रीज आती है। तो वहां का कोई अधिकारी भारत की सरकार की कोई नौकरी कर रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। फिर हो गया चौथा प्रकार है देशीयकरण द्वारा। कोई विदेशी जो 10 साल से भारत में रह रहा है और उसका व्यवहार और उसकी सेवा संतोषजनक है, इस प्रकार का कोई खतरा भी नहीं होता है कि ये भारत के लिए कोई गलत करेगा, जासूसी करेगा, विद्रोह करेगा, है ना, शांति भंग करेगा, युद्ध की स्थिति में विपरीत काम करेगा, तो देशीयकरण के द्वारा, न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा उसको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। जैसे आपने वो सुना होगा अदनान सामी, उनको भारत की नागरिकता दे दी भारत सरकार ने। ठीक है, तो वो लंबे समय से भारत में रहे, भारत में ही गाने बनाए उन्होंने, और उनका व्यवहार और वो सारी जो भी, जब तुम बातें, तुम्हारी बातों से तुम्हारी नियत पता लग जाएगी, है ना, तो उससे उनको नागरिकता दे दी। जैसे एक और है तारिक फतेह, वो पाकिस्तानी नागरिक हैं पर रहते कनाडा में है और भारत के पक्ष में बोलते हैं, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। तो अगर वो इसी तरह से काम करते रहे तो भारत सरकार फिर उनके लिए भी सोचेगी कि वो पाकिस्तान का झूठ जो भी है उजागर करते रहते हैं हमेशा। और भारतीयों को भी वो जगाते हैं कि बिना सिंध के हिंद कहाँ है ना, सिंध से तो हिंद आया, सिंधु से हिंदू आया। तो वो बोलते हैं कि अगर सिंध वाला जो क्षेत्र है अगर वो भारत में नहीं आता कभी भी तो हिंदुस्तान का कोई अस्तित्व नहीं है। तो वो बोलते हैं भारतीय लोग अपने ही अधिकार के प्रति कभी सजग नहीं रहे, यही स्थिति रहेगी कि इनका इतना बड़ा जो ग्रेटर इंडिया था और आज क्या है कि पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, अफगानिस्तान द्वारा कई बड़ा हिस्सा चला गया, चाइना ने अक्साई चीन छीन लिया, है ना, तो ये सब हम जाने देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इतना तो है, फिर बोलते हैं फिर चलो इतना तो है। तो एक समय ऐसा भी आ चाइना सकता है का कि यूज कर रहे हैं हाँ, और चीन अभी भी हावी हो रहा है। देखो उत्तराखंड, अभी भी, कब्जा उत्तराखंड रखे हैं उसने। उत्तराखंड से बड़ा क्षेत्र है अक्साई चीन का जो लगभग चीन के पास है 1962 में, जी। लेकिन फिर भी चीन की नीयत देखो पता चल रही है उसके काम से। इसलिए बोलते हैं जो दुष्ट व्यक्ति उससे सावधान रहो, एक बार तुम्हें पता लग गया दुष्ट है, दूसरी बार भी तुम गलती खा रहे, तीसरी बार भी धोखा खा रहे हो, ऐसे गलत है। फिर एक बार जिससे पता लग जाए उस व्यक्ति से डिस्टेंस मेंटेन करो। जैसे बोलते हैं कि तैयारी करनी है तो नेगेटिव लोगों से दूर रहो जो तुम्हें हतोत्साहित करते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तो बस उन्हें तुम अपना सीधा रिजल्ट दिखाओ, है ना। ऐसे लोगों से उल्टा मोटिवेशन लेना चाहिए कि इसे हम करके दिखाएंगे, बोलना नहीं है, क्योंकि बोल के तो क्या होगा, कुछ होता अब नहीं। तो क्योंकि परिवार के लोग उत्तराखंड, जाना कसते हैं। हाँ, परिवार के क्या सारे वो होगा वो तो फिर, है ना, क्योंकि उगते सूरज को ही सलाम होता है। देखो अगर नहीं होती कोई बात, अगर तुम
आज ही पटवारी में नाम ले आते हो तो सब बोलेंगे कि हमें पता था उस लड़की में कुछ बात है ना। तो तुम्हारा साथ नहीं भी देंगे, वो भी देंगे। जी पर सर। बोलते हैं कि असफलता अनाथ की तरह होती है, कोई साथ नहीं देगा। बहुत क्लोज लोग भी ताने देंगे, और क्लोज लोग ही जब देंगे तभी फर्क पड़ेगा। जब दूर का कोई बोल रहा है तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, जो जन्नत तुम्हें है ना, जो जितना क्लोज बोलेगा तभी दिक्कत है। बाहर वाले से क्या प्रभावित होना है, तो ये अपना काम करते रहो। वही व्यक्ति सफल होता है ना जो ज्यादा प्रभावित नहीं होता। अगर तुमने उनकी बातें सुन के छोड़ दी पढ़ाई, तो नुकसान अल्टीमेट तुम्हारा ही होगा। किसी का क्या होना, देखो लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं कुछ दिन में। एक और प्रकार लास्ट क्या होता है, जैसे पांचवा तरीका क्या, भूमि के अर्जन द्वारा। जैसे बांग्लादेश से कुछ समय पहले हमने 70-80 गांव ले लिए थे संधि के द्वारा। तो उन गांव के लोग ऑटोमेटिक भारत में आ गए, तो भारत की नागरिकता उनको मिलेगी, उनका सबका आधार कार्ड बनेगा, है ना। उनको जी भी सर। पटवारी का फॉर्म भराएंगे, उनको भी ऐसे परेशान करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा। अब है नागरिकता, ये तो मिलने के थे, अभी नागरिकता खत्म कैसे होती है। जब कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की ग्रहण कर ले, ठीक है, या स्वेच्छा से त्याग कर ले, सरकार उसे वंचित कर दे किसी कारण से, भारतीय संविधान के प्रति वो अनिष्ठा जाहिर करे, या युद्ध काल में दुश्मनों का साथ दे, है ना। जैसे कोई हमारी तरफ से होकर और युद्ध के समय पाकिस्तान के सपोर्ट के बयान लगातार जारी कर रहा है, तो उस समय भारत सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। तो गवर्नमेंट का पावर बहुत होती है, वही होता है कि इस्तेमाल नहीं करते। हर किसी व्यक्ति में पावर बहुत है। या कोई भारतीय स्त्री विदेशी पुरुष से विवाह कर ले, यहाँ की कोई लड़की जापान से कर ली उसने, कुछ में तो खैर अभी एक दूसरा रूल लगता है, वो भी बताएंगे। उसको दोहरी नागरिकता वाला बोलते हैं, ओसीआई, है ना। सर जैसे वो है ना सानिया मिर्जा, तो उसने अभी छोड़ी नहीं है ना नागरिकता भारत की। थोड़ी नहीं है। अब वो स्टार है ना, इस वजह से इंडिया की गवर्नमेंट भी उसे हटा नहीं रही, है ना। कोई साधारण व्यक्ति भारत की होता है तरफ उसकी से तो खेल स्वतंत्रता रही माफ हो जाती है। हाँ, तो कुछ अपने कंट्रीज के देश साथ दोहरी नागरिकता है। अपने देश से कितने साल बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो रही है सर? अब 7 या 10 साल? ये 7 साल का ही है अभी तो। लगातार 7 साल भारत से बाहर रहने पर, ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको एक नोटिस भेज देगी। जैसे उससे है ना, वो पूछा जाएगा कि अभी तुम्हें आना है कि नहीं आना है, और तब भी नहीं जवाब दे रहा है तो, जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है ना, कोई 6 महीने 1 साल से गायब भाग गए, तो उसे एक बार और दे देंगे नोटिस कि भाई तुम्हें आना है नहीं आना है। तो फिर उसकी वो की जाएगी। मित्र देशों के साथ ज्यादातर दोहरी नागरिकता चल जाती है। तुम्हारी अमेरिका जॉब लगी और तुमने वहीं काफी साल जॉब की और तुम्हें वहीं की मिल चुकी है, तो तुम फिर यहाँ के भी हो वहां के भी हो, तो उसको ओसीआई यानी दोहरी नागरिकता कही जाती है। ठीक है, तो 2003 में संसद ने एलएन सिंघवी समिति की सिफारिश पे नागरिकता संशोधन अधिनियम, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बोलते हैं इसे, ओसीआई, इसको पारित किया था कि कोई व्यक्ति ताकि दो जगह के लाभ ले सके। उससे भारत को भी लाभ था, जो प्रवासी भारतीय हैं वो भारत को भी सपोर्ट करते हैं, है ना। अब आ जाते हैं कि उनके आर्टिकल में किस पे क्या लिखा है। संविधान अनुच्छेद 5 बोलता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में बोलता है। जिस ऐसे व्यक्ति भारत का नागरिक जिसका भारत में अधिवास हो, जो भारतीय डोमिसाइल वाला है, ठीक है, तो उसके बारे में अनुच्छेद 5 में। 6 में है कि जो पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता, जब उस समय आजादी के समय गदर मचा था, तो उस समय आए या संविधान लागू होने से पहले पहले भारत आके रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो उनके लिए आर्टिकल 6 में लिखा है कि वो भी भारत की नागरिकता उनको मिल जाएगी। फिर आर्टिकल 7 है कि पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के सिटीजनशिप के बारे में प्रावधान बताया गया है। ठीक है, जो यहाँ हमारे वहां चले गए उनकी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि फिर उनका क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रह गए थे कि उनकी प्रॉपर्टी भारत की थी, वो वहां चले गए, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है। फिर उसमें एक शत्रु संपत्ति अधिनियम करके वो भी है उसमें प्रावधान कि जिस जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन उनकी
भारत की नागरिकता समाप्त हो चुकी है तो उनकी संपत्ति को अपने अंडर लेने का भारत सरकार का अधिकार है। ठीक है, बस उनको एक लेटर भेज दिया जाएगा। फिर है 8 में भारत के बाहर रहने वाले लेकिन भारतीय उद्भव के लोग, भारत के बाहर रहने वाले लेकिन भारतीय उद्भव, यानी जो भारतीय मूल के लोग जिन्हें हम बोल देते हैं, जैसे ऋषि सुनक है, देखो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इस समय, तो भारतीय मूल के, तो ऐसे लोगों की सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 8 में। फिर 9 में है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिक हो जाता है तो उसकी नागरिकता भारत की स्वतः समाप्त हो जाएगी। वो वाला प्रावधान नागरिकता का अंत कैसे हो, तो 9 में अंत के बारे में लिखा है। ठीक है, फिर किसी के उपबंध वगैरह है 10 में और 11 में। दोहरी नागरिकता के लिए पूछेंगे संशोधन, तो 2003 LM सिंघवी समिति। ठीक है, लक्ष्मीमल सिंघवी बोलते हैं पूरा नाम। कई बार नागरिकता के लिए अमेंडमेंट भी आ चुके हैं छोटे छोटे, जैसे 2005 में भी नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया। ठीक है, तो जो भारतीय नागरिकता अधिनियम वही है, ओवरसीज वाले में वही है, पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देशों के नागरिक जो भारतीय मूल के हों OCI प्राप्त कर सकते हैं, मतलब दोहरी नागरिकता में रह सकते हैं। तो मतलब इसलिए जैसे सानिया मिर्जा का एग्जांपल है वो इसीलिए है ना। तो वो भी देखो अभी उन्होंने वहां की ली नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है कि उन्होंने पाकिस्तान के वो नहीं लिए, क्योंकि जैसे ही वो पाकिस्तान के लेंगे ना तो यहाँ की ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगी उनकी, और तब उन्हें नुकसान है। तो इसलिए वो है ना, उनके हस्बैंड की है पाकिस्तानी और उनकी भारतीय है, यानी कि उनके बच्चे की भारत की तो होगी क्योंकि माता पिता में से एक तो है। अब पाकिस्तान के संविधान में क्या लिखा है उसके हिसाब से फिर वहां का भी मिलेगा, वहां की भी मिली जाएगी, है ना, फादर वहां के वहां से, तो पुरुष वाला ही चलता है वहां पे भी पाकिस्तान में। ठीक है, तो कल हम मौलिक अधिकार भी करेंगे। अभी कुछ मैं तुम्हें वन लाइनर क्वेश्चन जो है पूछूंगा। ठीक है, तो कल हमारे अनुच्छेद 12 से शुरू हो जाएगा। जैसे अनुच्छेद 12 आएगा तो उसमें क्या है, राज्य की परिभाषा, फिर 13 14 से लेके सारा मौलिक अधिकार कल हो जाएगा। ठीक है, कल मौलिक अधिकार में इंपॉर्टेंट, तो कुछ वन लाइनर पूछ देते हैं नेक्स्ट GS वाले। भूगोल के अंदर एक गोरे टर्म आता है GORE, उसका संबंध किससे, GORE गोरे, चलो अक्षांश रेखा ये होती है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। पूछा जाएगा ना क्या कहती, तब आएगा, तब करना इसको। अच्छा, फिर आता है कि अरोरा ऑस्ट्रियालिस, ये क्या है, अरोरा ऑस्ट्रियालिस, ये भूगोल के टर्म में दक्षिणी ध्रुव पर गिरती है जो। हाँ, तो दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश को अरोरा ऑस्ट्रियालिस बोलते हैं। और इसको याद रखने की ट्रिक, तुम्हें याद रखने की, जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिण में है। ठीक है, उत्तर गोलार्ध में तो भारत वगैरह आ गया, और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया मुख्य है, मकर रेखा, तो ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रियालिस याद रखना है। और उत्तर में क्या होता है, बोरियालिस, उसका उल्टा। हाँ, क्योंकि जो सूर्य की चुंबकीय तरंगों के कारण जब भी चुंबकीय तरंगे भारत की ओर, मतलब पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, तो ध्रुवों पे पृथ्वी चपटी है, तो इसलिए वो या तो उत्तरी ध्रुव पे चली जाती है, दक्षिण पे चली जाती है ना। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा है, इसलिए क्या है, ध्रुव पे व्यक्ति का वजन ज्यादा होता है पोल्स पे। तो जब उत्तर ध्रुव पे चुंबकीय शक्ति का प्रकाश दिखाई देगा तो उसे अरोरा बोरियालिस बोलेंगे, दक्षिण में ऑस्ट्रियालिस। तो ये टर्म याद रखना। ये फिर है मकर संक्रांति की घटना कब होती है, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। कौन सी डेट है वो, पिछले महीने वो घटना हुई थी दिसंबर में, कौन सी डेट को होती है, 22 दिसंबर को होती है मकर संक्रांति, 22 दिसंबर। ठीक है, ये मकर संक्रांति की घटना इसलिए बोलते हैं, मकर रेखा पर लंबवत आ जाएगा। बराबर दिन रात के लिए तिथि क्या होती है, बराबर दिन रात 21 मार्च 23 सितंबर 23 सितंबर, 21 23 हो जाएगा। 21 23 यहाँ याद रखना है, 22 मार्च चला गया। जी सर। कर्क रेखा पर लंबवत कब होगा, कर्क संक्रांति या सबसे बड़ा दिन भारत का,
वो 21 जून है, ठीक है। तो 21 वहां हो गया और ये 23 का है, सब अलग अलग है, ठीक है। तो सम दिन रात यानी बराबर दिन रात की स्थिति पैदा होगी 23 सितंबर 21 मार्च संपूर्ण पृथ्वी पर। ठीक है। एक क्वेश्चन कभी ग्रहण आ जाता है जैसे, है ना। ग्रहण क्या होता है, जो आंशिक रूप से प्रभावित करे, जैसे पिछले पटवारी परीक्षा में चतुर्वेदी का ग्रहण लग गया आंशिक रूप से, है ना, अभी हट गया फिर वो। सूर्य ग्रहण में बताओ, सूर्य ग्रहण के समय मध्य में कौन रहता है? पृथ्वी के बीच चंद्रमा। हाँ, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा। तो मध्य का ही तुम्हें याद रखना, बस मध्य का पूछते हैं। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा मध्य में, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी मध्य में, पृथ्वी। ठीक है। जी सर। तो याद रखने की ट्रिक यही है, देखो जब सूर्य ग्रहण है तो सूर्य तो मध्य में है नहीं, है ना, सूर्य ग्रहण है और पृथ्वी और सूर्य के ही बीच में हम लेते हैं, तो बचा कौन है? चंद्रमा ही बचा बीच में। फिर जब चंद्र ग्रहण आएगा तो क्योंकि चंद्रमा मध्य सूर्य ग्रहण में आ चुका है, तो अब क्या है, एक कोने में तो सूर्य फिक्स है, एक में चंद्रमा, तो चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में है। तो ये बस बीच वाला याद रखो, इसमें यही कथन बना बना के देंगे, इस ग्रहण में कौन मध्य में स्थिति पैदा करेगा। एक क्वेश्चन और आता है कि डायमंड रिंग की घटना कौन से ग्रहण में होती है? सूर्य ग्रहण। हाँ, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है और जब वो धीरे धीरे हटना शुरू होगा तो उसका एक कोना चमकता है, तो ऐसा लगता है छल्ला जैसे सा दिखता है सर। अंगूठी के किनारे से हीरा चमक रहा है, तो उसे बोलते हैं डायमंड रिंग की घटना बनती है। फिर जीएमटी का निर्धारण किस वर्ष हुआ है? ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी का निर्धारण 1884 22 अक्टूबर को, 1884 22 अक्टूबर जीएमटी। ये जीएमटी जो है, जीएमटी की लाइन लंदन से गुजर रही है यानी कि इंग्लैंड से, और पूरी दुनिया का समय वहां से आगे या पीछे ले रखा है, ठीक है। अगर इंग्लैंड से न गुजरती, है ना, तो ये अंग्रेजों की देन है, देखो उन्होंने हमें पूर्व का देश बना दिया, अमेरिका को पश्चिम का, तो लाइन की वजह से पूरा पश्चिम का भेद हो गया। वरना पृथ्वी तो गोल है, तो हम निर्धारित भी कर सकते पूरा कहाँ है पश्चिम कहाँ है। तो जो भारत का देशांतर पड़ेगा वो कितने में पड़ेगा? सर देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 8 डिग्री 8 से 36 है। हाँ, भारत का देशांतर। होगा 82 वाला है देशांतर, अच्छा। वो तुमने अक्षांश बता दिया, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर में क्या अंतर है? देखो ज्यादा ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज आ जाती है जब लेटिव, तो इंग्लिश में इसे लैटिट्यूड ही बोलते हैं। लेटिट्यूड और लैटिट्यूड याद रखना है कभी इंग्लिश ऑप्शन, तो अक्षांश है जो कि स्थान को दिखाएगा। तो अगर देशांतर है तो वो ऐसे है ना, उसे लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो देशांतर रेखा ऊपर से नीचे आती है, वो टाइम को दिखाएगी, है ना। बस ऐसे याद रखना है, जी टाइम सर। ऊपर वाले के हाथ में, ऊपर से नीचे टाइम वाली तो है 82 हाफ, 82.5, 82.5 डिग्री, 5.5 घंटे आगे टाइम के हिसाब से क्या है, 5.5 घंटे बस। एक प्रश्न और आ जाता है, इसको भी तुम्हें क्लियर करना है कि जब पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे यानी भारत से अमेरिका की ओर जाएंगे तो दिन घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। घटेगा। घटेगा याद रखना है तुम्हें, हम्म, ठीक है ना। अब तुम्हें कैसे भी ट्रिक बना लो, है ना। देखो जी सर। हमें पूरब में, पश्चिम। हम पूरब में, अमेरिका पश्चिम में, तो अपनी वैल्यू ही ज्यादा होती है हमेशा, चाहे हम है ना है, हम मानते तो अपने को ही है ना, बस। तो जब हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं वहां वैल्यू घट रही है, दिन घट रहा है, बस ऐसे याद रखो। और जब ईस्ट की तरफ जा रहे हैं यानी जब अमेरिका से भारत की यात्रा होगी तो दिन बढ़ेगा, तो वो हमसे हमेशा पीछे चलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अभी क्या है, आज 24 है ना, आज जी सर। 24 जनवरी की सुबह है अभी, लेकिन अमेरिका में 23 की रात चल रही है, यानी वो जी हमसे पीछे है डेट में, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई जेट प्लेन में, एयरफोर्स के जेट प्लेन में बैठ के अमेरिका चले जाए
तो हो सकता है वो 23 तारीख में ही अमेरिका पहुंच जाए, अगर वो जहाज उसे 1 घंटे में पहुंचा दे। 23 तारीख को अमेरिका पहुंच गया, 24 को वो भारत में था, 23 को अमेरिका पहुंच गया, तो ये तो बिल्कुल उल्टा है ना, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर ये पॉसिबल है, मतलब क्योंकि अमेरिका का टाइम हमसे पीछे है। ठीक है, इस समय लगभग ये मान के चलो कि रात की तैयारी कर रहे होंगे अमेरिका वाले, उल्टा चलता हुआ लगभग 7:30-8 बज रहे होंगे अमेरिका में, वो खाना पीना खा के सोने की तैयारी कर रहे हैं, और भारत में लोग उठ रहे है ना, तुम्हारे जैसे मेहनती लोग पहले उठ गए, बाकी अभी मजे से रजाई में है। तो एक बार उठ जाओ तो फिर अच्छा ही लगता है, और वरना तुमने देखा होगा कि अगर तुम सोचोगे, एक बार तुमने आंख बंद कर ली है ना, हाँ, जी सर। फिर तुम सीधा क्लास के बाद ही उठोगे, फिर 9 बजे सीधा 8-9 बजे। तो जो अंतरराष्ट्रीय तीसरी रेखा है, जिससे ये पता लग रहा है कि दिन बढ़ रहा है कि घट रहा है, जैसे हमने बोला है ना, पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, कम हो रहा है। किसी भी तरह एक ही ट्रिक बना लो, दूसरा तो खुद ही हो जाता है। जिनमें 2 टाइप के आंसर होते हैं, वहां हमेशा ऐसे, अगर तुम्हें कंफ्यूजन है ना, वहां गलती लगा के आओगे हमेशा, वो भी 15-20 मिनट सोचने के बाद। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारण करती है इन चीजों का। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो बेरिंग जल संधि से गुजरती है। ठीक है, रूस के पास उसको थोड़ा सा रोका गया है, मोड़ दिया गया है, तो इसी कारण से मोड़ा गया है। वरना रूस में क्या है कि 2 डेट हो जाती है, 23 भी चल रहा है, 24 भी चल रहा है रसिया में, है ना, 23 जनवरी 24 जनवरी। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बेरिंग जल संधि से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ दिया गया है, बाकी न्यूज फिर सीधी चल रही है। तो आर्कटिक सागर, चूकी सागर, बेरिंग की जल संधि, प्रशांत महासागर से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि विश्व में कितने टाइम जोन है। ये भूगोल के ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हारे दिमाग में एकदम 24। बैठ जाएंगे, और मैं इसकी फोटो भी तुम्हें भेज दूंगा, इसे फिर नोट कर ले। 24 टाइम जोन में बांटा गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा रसिया में है। कितने सर? ठीक है, 13? रूस में 11 टाइम जोन माने जाते हैं। ठीक है, जी सर, हाँ जी। तो यानी कि वहां पे अलग अलग जगहों का अलग अलग समय होगा। जैसे पूर्वी रूस है और पश्चिमी रूस है, उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन भारत तो देखो इतने में है, केवल भारत का देशांतर विस्तार ज्यादा नहीं है। जिन देशों का देशांतर ज्यादा नहीं फैला है, उसमें एक टाइम जोन से काम चलता है ना। जबकि हमारे भी अरुणाचल और गुजरात में 2 घंटे का अंतर है, तुमने देखा होगा। अरुणाचल का जो जी सर। वालंगू है और गुजरात का जो सरक्रिक है ना, वालंगू में 6 बजे किरीपुर और सूर्योदय होता है, वहाँ 8 बजे होता है। और लेकिन अगर रसिया का देशांतर विस्तार हमारी तुलना में बहुत ज्यादा है, तो वहां पे एक जगह सुबह होगी, एक जगह दिन होगा, एक जगह शाम हो जाएगी, तो इस वजह से टाइम को अलग अलग रखा है। तो ये कुछ भूगोल के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक दो और पूछ लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है? गिनी। हाँ, न्यू गिनी दूसरा है। फिर है तीसरा, बोर्नियो। चौथा है मेडागास्कर। ठीक है, GNBM, इसकी ट्रिक लिख लेना, GNBM। तो जी से क्या हो गया? ग्रीनलैंड, एन से न्यू गिनी, बी से बोर्नियो और एन से मेडागास्कर। तो ये चारों हैं। अब ये है कहाँ कहाँ? ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर के पास है। फिर एन से न्यू गिनी पड़ता है प्रशांत में, और फिर जो 2 है वो हिंद महासागर के हैं, तीसरे और चौथे वाले। ठीक है, बोर्नियो और मेडागास्कर हिंद महासागर का हिस्सा है। तो ये दुनिया के 4 बड़े हो गए। कभी चारों देख के पूछ सकते हैं इनमें से कौन सबसे बड़ा है, कौन छोटा है, या बड़े से छोटा क्रम लगाओ, या दूसरा बड़ा कौन सा है, ऐसे आ जाता है। तो डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ग्रैंड बैंक नामक स्थान जो मछली पकड़ने के लिए भी प्रसिद्ध है, कौन सी? उत्तरी अटलांटिक। हाँ, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है। कौन सी गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन स्थल है? न्यू फाउंडलैंड बोलते हैं उसको, न्यू फाउंडलैंड, कनाडा के पास। लेब्राडोर। एक तो ठंडी धारा है लेब्राडोर, और गल्फ स्ट्रीम में गर्म। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम गल्फ से नाम आ रहा है, याद रखना। गर्म कंबल बोलते हैं यूरोप का। और लेब्राडोर है ठंडी धारा। गर्म ठंडी मिलने के कारण मछलियों का प्रजनन केंद्र के रूप में ये जगह
विकसित हो जाती है ना मछलियाँ। तो यहाँ पे भी मछली पकड़ने का स्थान यानी मत्स्य उद्योग विकसित हो गया। प्लैंकटन नामक घास भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। प्लैंकटन एक क्या है, एक ऐसी समुद्री घास हो जाती है जो सूर्य के प्रकाश से पोषण प्राप्त करती है और नीचे से मछलियां उसको खाती रहती है। तो समुद्र में एक घास है प्लैंकटन। जैसे मैनग्रोव सुना होगा तुमने, मैनग्रोव के वन भी समुद्र किनारे होते हैं। जी सर। भारत में बंगाल में, अंडमान निकोबार में मैनग्रोव के काफी वन है। ऐसे पौधे हैं वो जिनकी जड़ें तो पानी में तैरती रहती हैं और ऊपर वो विकसित हो जाते हैं। तो वो फायदेमंद भी होता है भारत के लिए, क्योंकि जब 2004 की सुनामी आई थी तो मैनग्रोव के वनों ने भारत की रक्षा की थी काफी, फिर भी काफी लोग मारे गए थे। ठीक है, 2004 जी सर। सुनामी, और उससे इंडोनेशिया में बहुत 1.5 लाख लोग मर गए थे। दूसरा सुनामी, ये पूछेंगे सुनामी चेतावनी प्रणाली, ये भी भारत ने 2004 की घटना के बाद स्थापित करी और ये भी अंडमान में ही है। फिर सबसे बड़ी झील, फटाफट बताओ सबसे बड़ी झील। कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, 3.7 लाख वर्ग किलोमीटर। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, दुनिया की सुपीरियर लेक। लेक सुपीरियर, अमेरिका कनाडा सीमा पर लेक सुपीरियर झील है। भारत में कौन सी झील है मीठे पानी की? डल झील, बुलर झील। डोलर झील। वुलर झील आ जाएगा, ये मीठे पानी वाली है। ठीक है, नमकीन वाली भी बहुत सारी है। सबसे बड़ी झील भारत की वो कौन सी होगी? सबसे बड़ी झील साम भारत की सबसे बड़ी झील जो नमकीन भी है वो उड़ीसा में। सांभर झील। चिल्का झील। चिल्का झील। चिल्का। उड़ीसा में चिल्का, ठीक है। और सांभर राजस्थान में है ना। डिडवाना, सांभर, ये यहाँ से भी नमक प्राप्त होता है भारत का, लेकिन सबसे बड़ी चिल्का। फिर आ जाता है दुनिया का सबसे ऊंचा झरना, 979 मीटर का है, एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात, कैरो नदी पर, वेनेजुएला। वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका का तुम मानचित्र देखोगे सबसे ऊपर, किसी दिन इसी में मैं तुम्हें बताऊंगा, उसमें स्क्रीन के अंदर जैसे रिकॉर्डिंग करके भी हो जाता है तो वहां पे दिखा देंगे मानचित्र का। दक्षिण अमेरिका देखोगे सबसे ऊपर वेनेजुएला ही है, और ये ओपेक का सदस्य भी है, तेल संपन्न देश माना जाता है वेनेजुएला को। रेड इंडियन का निवास, रेड इंडियन मध्य अमेरिका। अमेरिका। हाँ, रेड इंडियन जो है अमेरिका के निवासी जनजाति के रूप में इनको बोला जाता है। अच्छा, एक परीक्षा वाणी से भी दिया था, वो तो ऐतिहासिक अध्ययन ही था, है ना, वो तो उसी में आ गया। तो इस हफ्ते ही मतलब 3-4 दिन और चल जाएगा, इतिहास में तुम्हारा फिर पूरा हो जाएगा। एक दिन कल चंद्र सुन लेंगे, उसके बाद ये कत्यूरी क्वीन, फिर गोरखा ब्रिटिश, फिर खत्म। ईसाई धर्म की दीक्षा लेने वाला पहला गढ़वाली कौन था? ख्याली ओड। ख्याली ओड, जॉन मैकिनन, है ना, जो कल भी हमने बताया था। जॉन मैकिनन ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? द हिल। द हिल्स। द हिल्स। और बाद में किसने निकाला था, पुनः जब निकाला था 1860? जॉन लेग। एडम स्मिथ। हाँ, हाँ सर सर। स्मिथ ने निकाला था। ठीक है, ये याद रखना, कल भी तुमने वही बोला था ना। जॉन मैकिनन किस देश के थे? मैकिनन आयरलैंड। ये थे स्कॉटलैंड, ठीक है। और स्कॉटलैंड जो है, इसीलिए ये अखबार जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे, है ना। जो जॉन लैग का समाचार पत्र 1850 में, वो था मेफिस लाइट। जी सर। ये सारे लोग स्कॉटलैंड के थे, इसीलिए डलहौजी ने मसूरी में एक बैठक की थी और साम्राज्य विरोधी बोला था मेफिस लाइट अखबार को। ठीक है, तो जितने भी लोग स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटिश उन्हें बोला जाता है। और इसीलिए कई लोग ये सोचते हैं कि जॉन मैकिनन या जितने भी जो वो है सब अधिकारी ये तो अंग्रेजी लग रहे हैं, तो ये डलहौजी इनके लिए क्यों बोल रहा साम्राज्य विरोधी, है ना। तो इस कारण से, क्योंकि स्कॉटलैंड और उनका चल रहा था विवाद।
समय विनोद समाचार कब आया? 1868। 1868। 1868। अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार 1871। हाँ। और बद्रीनाथ पांडे कब रहे अल्मोड़ा अखबार के संपादक? 1913 से 18। 13 से 18। ठीक है, नेक्स्ट है 1910 में बुलाकी राम ने एक अखबार निकाला था, वो कौन सा था? 1910 में बुलाकी राम ने। ठीक है, कभी कंफ्यूजन होता है दोबारा भी सुन सकते हो तुम, है ना। इसी में अंदर रिकॉर्डिंग भी होती है, या यूट्यूब पे भी डाल देते हैं बाद में, तो वहां उससे भी तुम देख सकते हो। सर ऑप्शन 1910 बुलाकी राम ने निकाला था कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन जी, अखबार। तो इसका नाम सुनकर कोई भी तुक्का नहीं लगाएगा बुलाकी राम पे, लेकिन ये इसका यही है। गढ़वाल पत्रकारिता के पिता? विशंबर दत्त। विशंबर दत्त चंद्र। अरुण कुमार किसने निकाला? वैष्णव मुकुंदी लाल। कब? 1922। 1922। 1922। इसका याद रखना, ईयर के क्वेश्चन मैंने बोला था। ठीक है, ईयर के क्वेश्चन के लिए एक नोटबुक बना लो, है, और वो तुम मुझे भी दिखाओगे, ठीक है? क्योंकि तुम दिखाते नहीं तो फिर बनाते भी नहीं, है ना? तो जी उसमें सर। कम से कम 50-50 ईयर के आंकड़ों के प्रश्न, दिवस के प्रश्न ऐसे लिख के उसकी फोटो जो है तुम ग्रुप के चैटिंग में या उसमें अपलोड कर देना, या उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना, है ना। हमने लाइव क्लास वाला जो बना रखा है उसमें वही बच्चे हैं केवल, तो उसमें तुम अपने अपने नोट्स अपलोड कर देना। ठीक है, तो ये कल तक का वो दे रहा मैं तुम्हें, कल तक करना है तुम्हें काम, कल शाम तक। तो देखेंगे हम कि Yes, कौन sir. कितने यूनिक ईयर के क्वेश्चन डालता है उसमें। इसमें क्या हो जाता है कि कभी कोई क्वेश्चन गलत भी है तो वो दूसरा व्यक्ति भी देख के बता सकता है कि भाई तुमने ये गलत नोट कर रखा है ना। और हम चुपचाप से पढ़ रहे हैं और वही पेपर में पता चला ये तो गलत ही था। ठीक है, किसी से भी हो जाता है गलत। तरुण कुमाऊं का एक और चीज पूछते हैं कि ये किसकी तर्ज पे निकाला था? यंग मेजनी। बेजिनी का एक अखबार था इटली में, यंग यंग इटली इटली। नाम। यंग का मतलब वही होता है युवा, तरुण, तो उससे याद रख लेना है बस। अच्छा, इसके बाद है तुम्हारा दो बैलों की कथा, किसने लिखा है? ये हिंदी का क्वेश्चन था। मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद। लिखा है ये ना, दो बैलों की कथा। बंगाल गजट कब आया था? बंगाल गजट 1780। 1780। 1780। जेम्स हिक्की, कलकत्ता से। ये बताओ कि ये कैसा था, दैनिक था, साप्ताहिक था, मासिक था, कैसा था बंगाल गजट? ये साप्ताहिक था, है ना। जैसे अल्मोड़ा अखबार था ना साप्ताहिक, अल्मोड़ा अखबार की तरह ये भी साप्ताहिक पत्र है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जब हम वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो तुम सब पुरानी हो, क्योंकि तो तुम्हें एक स्टेप ऊपर उसमें कुछ सीखना जरूरी है ना। नेक्स्ट है संचार, जो होता है उसका विच्छेद क्या होगा? संचार शब्द का विच्छेद करो। सम प्लस 4। हाँ, सम धन चार हो जाता है, सम रंग लग गया तो व्यंजन है इसमें। ठीक है, व्यंजन संधि है, सम धन चार, संचार। तो हिंदी में पत्रकारिता, समाचार लेखन, ये भी टॉपिक रहता है ना। और कंप्यूटिंग होता है, जैसे तुमने क्वेश्चन वो देखा होगा, क्वेश्चन कुछ में आया था वो कि चाणक्य क्या है, तो एक फॉन्ट है, आया था ना। फॉन्ट। हाँ, तो हिंदी कंप्यूटिंग से टॉपिक से लिया हुआ था वो क्वेश्चन। यानी जब हम हिंदी को कंप्यूटर पे लिख रहे हैं तो क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो रही है, उससे रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं। कभी फॉन्ट पूछेंगे, कभी कुछ और पूछेंगे। ठीक है, डेडलाइन, समाचार में डेडलाइन का मतलब क्या होता है? समाचार कवर करने की निर्धारित समय सीमा। अंतिम 2-3 तिथि। मिनट और पूछने पर सब समाचार कवर करने के निर्धारित समय सीमा को डेडलाइन बोल देते हैं। जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, ये जो प्रिंट मीडिया है, तो ये रात 12 बजे के लगभग तक का समाचार ले लेते हैं। ठीक है, जैसे उनकी डेडलाइन आ जाएगी फिर वो नहीं लेंगे उसके बाद का, फिर वो अगले दिन के अखबार में छपेगा। भारत में पहला छापाखाना कहाँ खोला गया? गोवा। गोवा। गोवा में। ठीक है, 1557 के लगभग है, कहीं पे 56 में दे रखा है, चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, 56-57 में
पहला छापाखाना गोवा में खोला गया और इसका उद्देश्य था ईसाई धर्म प्रचार सामग्री को छापना, यानी कि जो बाइबल वगैरह है इसको छाप के बांटा गया। ठीक है, और धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रचार किया। रिपोर्टाज शब्द कहाँ से लिया गया है, किस भाषा का है रिपोर्टाज? पुर्तगाली। देखिए हिंदी की विधा होती है, ये फ्रांसीसी का है, फ्रेंच का। जी सर, हाँ फ्रेंच। जब कोई संवाददाता किसी क्षेत्र विशेष की रिपोर्टिंग करता है, जैसे तुम्हारे एरिया के आके ही बता रहा है वहां पे कि क्या जैव विविधता है, क्या खासियत है, कैसे यहाँ के लोग हैं, उसे क्या बोलते हैं? बीट रिपोर्टिंग। बीट रिपोर्टिंग। बीट रिपोर्टिंग करना होता है। स्टिंग ऑपरेशन किस प्रकार की पत्रकारिता है? स्टिंग ऑपरेशन करना है खोजी। ठीक है, खोजी पत्रकार। खोजी पत्रकारिता तो है, रिस्की पत्रकारिता भी है। तुमने किसी मंत्री जी के पास गए और उनको कुछ प्रलोभन दे रहे हैं, उनसे कुछ उगलवाना चाह रहे हैं और कैमरा लगा के उनसे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये खोजी पत्रकारिता है। पर पहले अगर मंत्री जी ने खोज दिया कैमरा तो फिर सोचो क्या होगा, क्योंकि उन्हीं का प्रशासन है ना, सब कुछ लिखा है, तो फिर उस पत्रकार को खोजना मुश्किल हो जाएगा, गया काम हो। तो ये इसलिए बहुत कम पत्रकार ऐसा रिस्क लेते हैं जो ऐसी खबर दिखाते हैं। सब वही खबर दिखाते हैं जो सरकार सुनना चाहती है। जैसे जयप्रकाश नारायण ने बोला था इमरजेंसी के समय, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई कि समाचार पत्रों को झुकने के लिए बोला था, पर वो रेंगने लगे सारे, यानी कि सरेंडर कर दिया। इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे कि इमरजेंसी से देश को लाभ है, ये लिखने लगे सब। केवल 2-4 लोग थे जो हस्तलिखित पत्र निकाल के सरकार की बुराई कर रहे थे, उन्हें जेल में डाल दिया था। अखबार जहाँ छपते थे उनकी बिजली काट दी गई। तो ऐसे ऐसे करके उस समय परेशान किया गया, क्योंकि सारे लगभग तुमने देखा है कि 352 अनुच्छेद के समय सब कुछ बंद हो जाते हैं। मौलिक अधिकार तुम पुलिस में रिपोर्ट नहीं दिखाने जाओगे, तो वो भी नहीं चलेगा उस समय। केवल 21 अनुच्छेद है, वो वाला रह जाएगा, 20-21। एक और होती है वॉच डॉग पत्रकारिता। ये होती है सरकार वॉच डॉग की तरह काम करना चाहिए। कुत्ता पूरी निगरानी रखता है ना, घर में कोई आया उसने भौं भौं कर दिया बस, तो तुम्हें सिग्नल दे रहा। सरकार के कामकाज की समीक्षा करने वाले पत्रकार होते हैं वॉच डॉग पत्रकारिता। सर इंडिया में होती है? नहीं होती है भी। इंडिया में भी ये भी वही वाली बात है कि अब ज्यादातर जगह लोग प्रभावित हो जाते हैं या पेड न्यूज हो जाती है, उसको पेड न्यूज बोलेंगे। कि अगर तुम से पूछ लिया कि कोई ऐसी पत्रकारिता जिससे कोई पत्रकार किसी बिजनेसमैन या नेता से प्रभावित होकर उसके पक्ष में खबर दिखाने लगे, तो पेड न्यूज होगा वो, यानी कहीं ना कहीं वो उनसे इन्फ्लुएंस हो रखा है, कोई उसको बेनिफिट मिल रहा है। जैसे किसी नेता की छवि बहुत खराब होगी तो वो बोलेगा कि किसी चैनल को उसने बोला कि भाई 1 घंटे का प्रोग्राम मेरे ऊपर बना दो, मैं तुम्हें इतने लाख का चेक दे दूंगा, या तुम्हारे परिवार को अमेरिका घुमा दूंगा कुछ दिन, या तुम्हें ठेके दिलवा दूंगा तुम्हारे भतीजे को, तो 1 घंटे का मेरी छवि थोड़ा सुधारने के लिए बना दो। तो वो दिखाएंगे फिर कि देखो ये नेता, भले ही आजकल इस पर आरोप लग रहे हैं, और इसका हम दिखाते हैं इसने क्या क्या काम किए हुए अच्छे। तो जैसा देखो रिप्रेजेंट किया जाता है वैसी छवि हो जाती है। मैं अभी तुम्हें कुछ ऐसी बातें बता दूंगा, तुम्हें लगेगा संजीव चतुर्वेदी तो भगवान ही था, है ना, कईयों का भला क्या, हाकम सिंह, बहुत सारे गरीब लोगों को उसने फ्री में भी लगाया, कितने होमगार्ड लगाए। तो तुम्हारा सोच बदल सकती है, मतलब 10 मिनट में बोलूंगा तुम्हें लगेगा कि हाकम सिंह तो सबसे अच्छा है। तो मीडिया प्रभावित करता है। मीडिया का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? इंटरनेट। इंटरनेट या सोशल मीडिया भी उसको कह सकते हैं। इंटरनेट सोशल से चलेगा, वो एक दूसरे के पूरक है। तो जैसे फेसबुक हो गया, घटना होने के 2 मिनट के अंदर खबर की पुष्टि होती है, वहां पे छप जाती है कि ये हो गया, फिर उसमें लाइक शेयर हो गए। प्रिंट मीडिया में आने तक वो सब लोगों को खबर बासी हो चुकी होती है आजकल। तो ज्यादा लोगों तक खबर पहुंचती है, ज्यादा किफायती भी है, यानी कि ऐसा भी नहीं कि तुमने वो खबर सुनने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया, फेसबुक तुम्हारा चल ही रहा था, खबर सामने आ गई, तुमने पढ़ लिया। हालांकि वो प्रमाणिक कम होती है। फेसबुक में बहुत खबरें क्या है, डाउटफुल, झूठी भी रहती है। तेज माध्यम है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो तेज माध्यम होगा। ठीक है, तो आज के जो हम क्लास को यही समाप्त करेंगे। कल का काम तुम्हें उसमें दे देंगे और राइटर भी उसमें बता देंगे ग्रुप में, तो तुम वो ईयर के नोटबुक अपनी बनाओ बढ़िया। ठीक है, तो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।